नया लेसन स्टार्ट करते हैं, रोटेशनल मोशन। ओके, व्हाट इज इन बाय रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन क्या होता है? ओके, सबसे पहले जानेंगे रोटेशनल मोशन क्या है। जैसा आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास दो टाइप के बॉडीज है, राइट ना। एक है आप लोगों के पास पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी जो बॉडी छोटा है, राइट ना। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्ट मिला के, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट मिला के आपके क्या बनता है? आप लोगों का बनता है रिजिड बॉडी। क्या बनता है आप लोगों का बेटा? रिजिड बॉडी या रिजिड ऑब्जेक्ट, जो भी बोलो। सो अगर मैंने आप लोगों को पूछा कि बेटा मुझे रिजिड बॉडी की डेफिनेशन बताओ या रिजिड ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन बताओ, राइट ना, रिजिड ऑब्जेक्ट या रिजिड बॉडी की डेफिनेशन बताओ, तो आप लोग मुझे क्या बोलोगे कि रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिसके पास डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट साइज है, ठीक है। रिजिड बॉडी, बॉडी which has a definite shape and size, shape and size, ठीक है। और क्या होता है इसका, ठीक है, ये जो छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट से बना हुआ होता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंसेस होते हैं डजंट चेंज, ठीक है, ठीक है। ये आपस में आप लोगों के जो भी इसके बीच में सपोज डिस्टेंस r1 है, इसके बीच में डिस्टेंस r2 है, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस r3 है, तो इसके बीच के जो भी डिस्टेंसेस है इट डजंट चेंजेस, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। इवन आफ्टर अप्लाइंग, लिख सकते हो आप लोग, इवन आफ्टर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब ये होता है रिजिड बॉडी का डेफिनेशन, ठीक है। अब इसमें आप लोग मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, अब ये जो आपका रिजिड बॉडी है ये किस तरह से मोशन कर सकता है, इसका मोशन कैसा है? कोई बॉडी का एक तो वो गोल गोल घूम सकता है या तो वो सीधा सीधा चल सकता है, ठीक है ना। एक तो वो ट्रांजिशनल कर सकता है या फिर वो रोटेशनल कर सकता है। ट्रांजिशनल यानी आपका जैसे ये गाड़ी है, राइट ना, एक छोटी सी गाड़ी का एग्जांपल ले लेते, ये छोटा सा आपका ये है, तो जब ये सीधा चलेगा तो इसको मैं बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा ट्रांजिशनल मोशन, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा? ट्रांसलेशनल ट्रांजिशनल मोशन, ठीक है। अगर यही गाड़ी अगर पलट रही है, ठीक है, या फिर गाड़ी का अगर चक्का ले देते हैं हम, इसका व्हील लेते हैं, तो व्हील क्या परफॉर्म कर रहा है बेटा? व्हील का परफॉर्म कर रहा है प्योर रोटेशनल मोशन। व्हील जो परफॉर्म कर रहा है, इसका व्हील, ये व्हील परफॉर्म कर रहा है प्योर रोटेशनल मोशन। बट जो गाड़ी है वो गाड़ी क्या परफॉर्म कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है इस क्या? ट्रांजिशनल मोशन, ठीक है। सो क्या लिख सकते हैं मोशन ऑफ रिजिड ऑफ बॉडी ऑब्जेक्ट के में? अ बॉडी कैन पजेस, जैसे यहाँ पे एक बॉडी है तो वो क्या क्या पजेस कर सकता है? कैन पजेसेस प्योर ट्रांजिशनल मोशन, प्योर ट्रांजिशनल मोशन और प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन और बोथ, ठीक है, और बोथ। जैसे यहाँ पे अगर मैंने सिर्फ व्हील को एक ऑब्जेक्ट पकड़ा, सिर्फ अगर मैंने व्हील को एक ऑब्जेक्ट पकड़ा तो व्हील रोटेशनल मोशन कर रहा है, राइट। अगर मैंने पूरे गाड़ी को ऑब्जेक्ट पकड़ा, राइट ना, अगर मैंने अपने पूरे गाड़ी को ऑब्जेक्ट पकड़ा तो पूरा गाड़ी क्या कर रहा है? ट्रांजिशनल प्लस रोटेशनल, ठीक है, ट्रांजिशनल पूरा रोटेशनल। और सिर्फ गाड़ी का अगर ऊपर का बॉडी पकड़ा तो बॉडी क्या हो रहा है? सिर्फ ट्रांजिशनल मोशन हो रहा है, ठीक है। सो ये चीज आपका पॉसिबल है, ठीक है, ये चीज पॉसिबल है। सो इसके बाद हम देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे आप लोगों को सेंटर ऑफ मास देखे तो वैसे ही बेटा आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना जरूरी है।
बिना सेंटर ऑफ ग्रेविटी का आप लोग रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हेडिंग डाल दो आप लोग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको आप लोग COG भी कहते हो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास को COM कहते हो, इसको कहते हैं COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको क्या कहते हो बेटा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। व्हाट इज इन बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या होता है, जहां पे हम COM में एक पॉइंट मास को धक्का मार रहे थे तो पूरा का पूरा बॉडी हिल रहा था। ठीक है ना, एक पॉइंट मास को धक्का मार रहे थे तो पूरा का पूरा बॉडी पे फोर्स लग रहा था। तो इसी में क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे उसका पूरा वेट कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, ऐसा पॉइंट जहां पे उसका पूरा वेट कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। समझ में आ गया? मतलब उस पे मैं उसको बैलेंस कर सकूंगा। समझ में आ रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने बोला था, जैसे ये पेन है, ये पेन जहां पे ये बैलेंस होगा वो पॉइंट होगा उसका, वो मास होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ में आ रहा है? और जिस पॉइंट को मैं धक्का मारूंगा जिसके कारण पूरा बॉडी हिलेगा, वो होगा उसका, क्या होगा बेटा? सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है ना? सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अगर आपको डिफाइन करना है तो ऐसे कर सकते हैं आप लोग, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट, it is the point at which whole weight of the system is supposed to act, ठीक है? समझ में आ गया? तो ऐसा जगह जहां पे पूरा का पूरा वेट क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, अब आपके पास, ठीक है, आपके पास, ओके, आपके पास एक सिस्टम है, सिस्टम में ये अलग अलग पॉइंट मास है, ये एक पॉइंट मास है, ये एक पॉइंट मास है, ये एक पॉइंट मास है। ठीक है, सपोज दिस इज मास m1, ठीक है, मास m1 है, ये मास m2 है, ये मास m3 है। ठीक है, इसके बीच का ये होगा डिस्टेंस, ये होगा r1, ठीक है, ये होगा r3 और ये होगा r2। अब मैं अगर बोलूंगा कि बेटा इस पे वेट क्या क्या लग रहा है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर इस पे जो वेट लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, इसका भी वेट जो है नीचे की तरफ लग रहा है, इसका भी वेट नीचे की तरफ लग रहा है। मतलब इस पे जो वेट लग रहा है वो है W1, इसका जो वेट लग रहा है W2 और इसका जो वेट लग रहा है W3। तो इन तीनों का एक जबरदस्त, एक तीनों का जो है एक बढ़िया सा, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलेगा, ये सपोज, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे इसका टोटल कैपिटल मास कैपिटल M और इसका टोटल वेट जो लग रहा है W, और इसका जो रहेगा इसको बोलेंगे R ऑफ C। ठीक है, R ऑफ C। समझ में आ गया बेटा? समझ में आया? ऐसी जगह जहां पे पूरा वेट कॉन्सेंट्रेटेड है वो होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अगर आपके पास इसको सॉल्व करना है, इफ you have a system of particles, you have a system of particles m1, m2 and m3 whose weights are w1, w2 and w3. Their center of gravity will be, their center of gravity will be, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनका क्या होगा, ठीक है, आर सी एम लिखते थे वहां पे, यहाँ पे लिखेंगे सी जी, आर सी जी। ठीक है, उसमें क्या होता था, R1 M1 होता था, इसमें क्या होगा R1 W1 या W1 R1 प्लस W2 R2 प्लस W3 R3 अपॉन उनका मास, मास होता था किसमें,
COM में इसमें क्या होगा, उनका वेट W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस, अब आपको पता है W को कैसे लिख सकते हैं हम, W इक्वल्स टू M1 G1 R1 बार प्लस M2 G2 R2 बार प्लस M3 G3 R3 बार। और नीचे भी आप लोग क्या लिख सकते हो फिर इसको अगर सॉल्व करना है, M1 प्लस M1 G1 प्लस M2 G2 प्लस M3 G2, ठीक है। और एज आपको पता है, क्या पता है, एज यू नो दैट, एज वी नो, क्या पता है हमें, G1 G2, G1 इज इक्वल्स टू G2, G1 इज इक्वल्स टू G2 इज इक्वल्स टू G3, क्योंकि अर्थ के ऊपर ग्रेविटी हम कंसिडर करते हैं कि हर पॉइंट पे सेम है, राइट ना, हर पॉइंट पे क्या है, ग्रेविटी सेम है। तो थस इक्वेशन क्या बनेगा बेटा आप लोगों का, आर ऑफ सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या बनेगा आप लोगों का बताओ, ये पूरा जी 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 हो जाएगा, ये भी जी जी हो जाएगा, जी जी कॉमन निकल जाएगा, राइट ना, समझ में आ रहा है, जी R1 बार प्लस M2 जी R2 बार प्लस M3 जी R ऑफ 3 बार अपॉन M1 जी प्लस M2 जी प्लस M3, क्या बना बेटा, जी कॉमन निकला, क्या बना, M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार प्लस M3 R3 बार अपॉन M जी, इधर लिख लेते पहले, जी कॉमन निकाल लेते, क्या बनेगा, M1 प्लस M2 प्लस M3, सो जी जी गेट कैंसिल आउट। अब मेरे को ये बात होती है, ये आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, सेंटर ऑफ मास दिख रहा है, सीओएम दिख रहा है, सीओएम का फॉर्मूला बन रहा है M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 RT अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, राइट ना, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, राइट ना, समझ में आ गया। तो अगर आपका इसका कंक्लूजन आपको क्या मिलता है, इसका जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन आप लोगों को क्या मिलता है, कंक्लूजन ये है, इफ आर इज सेम एवरीवेयर, ठीक है, अगर आर आप लोगों का सेम होता है, इफ sorry G is same everywhere, not R, sorry, everywhere is same everywhere, अगर हर जगह पे सेम होता है, सो क्या होगा, RCM यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन अ सेम, समझ में आया, समझ में आया बेटा सबको, चलो सो बेटा नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, राइट ना, एक बढ़िया सा सीओएम और सीओजी को अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, टू स्मॉल आइडेंटिकल बॉडीज, टू स्मॉल आइडेंटिकल बॉडीज, दो छोटे छोटे आइडेंटिकल बॉडीज आर एट अ सेपरेशन, आर एट ए सेपरेशन इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ आर, रेडियस ऑफ अर्थ आर, are situated, are situated in such a way that one of them is at the earth's surface, earth's surface, find, एक अर्थ सरफेस पे CM यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ बॉडीज, and second one CG center of gravity of the system of bodies,
ओके, तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं हम। बढ़िया सा क्वेश्चन एक। सबसे पहले अब अर्थ के सरफेस में है, मतलब क्या होगा, राइट ना। ग्रेविटी कैसे एक्ट होता है आप लोगों को पता है, मतलब बॉडी कैसा होगा, वाई एक्सिस पे होगा कि एक्स एक्सिस पे होगा। बॉडी होगा हमारा वाई एक्सिस पे, राइट ना। सेंटर ऑफ, यहाँ पे जब बॉडी होगा वाई एक्सिस पे तो आपका क्या होगा, तभी जाके आप लोगों का क्या होगा। समझ में आ रहा है, आ रहा है क्या समझ में। एक बॉडी यहाँ पे सरफेस पे, और ठीक है, स्मॉल आइडेंटिकल बॉडीज आर सेपरेशन इक्वली टू रेडियस ऑफ अर्थ आर सिचुएटेड इन सच अ वे दैट वन ऑफ देम इज एट अर्थ सरफेस। एक अर्थ के सरफेस पे है और दूसरा अर्थ के ऊपर कहीं तो भी है, लेकिन इनका डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक भी अगर आर है तो यहाँ से यहाँ तक भी इसका आर है। दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए m1 भी m हो जाएगा आपका, और m2 भी क्या हो जाएगा, m2 भी क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। चलो वेरी गुड। सो आगे जब हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, इफ पहला वाला सॉल्व करते हैं। इफ स्मॉल m, जिसको हम मास पकड़ लेते हैं, इज द मास ऑफ ईच बॉडी, हर एक बॉडी का मास है, देन उनका COM क्या होगा, सेंटर ऑफ मास y एक्सिस में रहेगा क्योंकि x एक्सिस तो 0 है। तो m1 x1 क्या है, x1 तो है नहीं 0, प्लस m2 y2, राइट ना। m1 को भी हम m ही लिख लेते हैं बिकॉज एक ही बार में हो जाएगा सॉल्व, तो बढ़िया रहेगा। m2 क्या है, m2 भी m है, y m1, ठीक है, m1 y x1 प्लस m2 सॉरी m1 y1 प्लस m2 y2। तो y2 क्या है, y2 भी आपका क्या है, r है, डिवाइड बाय दोनों का मास m प्लस m। तो कितना निकला बेटा, ये निकला 0 हो गया, ये m यहाँ पे 2m बना नीचे, और नीचे 2m बना, ऊपर बन गया। सो क्या बना, r/2 पे। मतलब इसके r/2 पे मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है, नियर अबाउट कहीं तो भी यहाँ पे, इनके डबल पे यहाँ पे लाई कर रहा है cm। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते बेटा। दोनों चीजें समझ में आ गया बेटा, क्या क्या किया हमने, y ऑफ CG निकाले और y ऑफ C। सो नेक्स्ट बेटा अभी हमारा मेन टॉपिक शुरू होगा। हमारा मेन टॉपिक क्या है आपका, रोटेशनल मोशन, ठीक है। सो मेन टॉपिक शुरू करते हैं, रोटेशनल मोशन का। रोटेशनल मोशन मेन टॉपिक शुरू करते हैं। अब देखो, अब आपको मैंने रिजिड बॉडी बताया। रिजिड बॉडी अगर मैंने आपको बताया कि ये सपोज एक रिजिड बॉडी है, यहाँ पे दो मास है, ये एक मास है, ये एक मास है, ये m1 है, ये m2 है। अगर मैंने बताया कि बेटा इसको मुझे घुमाना है, तो घुमाने के लिए मुझे क्या लगेगा, एक एक्सिस लगेगा, राइट ना। कोई भी चीज को आप जब घुमाते हो, राइट ना, आप कोई भी चीज को आप जब घुमाते हो, जैसे आप लोग कोई भी एक ढक्कन को घुमाना है तो ढक्कन के बीच में आप छेद करोगे और फिर उसको घुमाओगे, गोल गोल घूमेगा, राइट ना। राइट ना, समझ में आ गया। जैसे आप लोग बचपन में क्या करते थे, बचपन में हम वो अभी भी आप लोग नोटबुक घुमाते हो अपने हाथ में, तो आप लोग ऐसा करके ऐसा छोड़ देते हो तो वो एक्सिस होता है, ये इसके अराउंड में गोल 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 नोटबुक घूमता है कि नहीं घूमता है, राइट ना। तो हमें क्या चाहिए, रोटेशन मोशन के लिए एक एक्सिस चाहिए। क्या चाहिए, एक एक्सिस चाहिए, ठीक है। एक एक्सिस चाहिए जो कि हमारा फिक्स्ड होना चाहिए, राइट ना। और ये एक्सिस किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। ये एक्सिस फिक्स्ड होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक का, राइट ना, और यहाँ से यहाँ तक का। सपोज इसका डिस्टेंस r1 है, इसका डिस्टेंस r2 है। सो इसको हम एक्सिस में फिक्स रख के हम इसको घुमाएंगे, राइट ना, घुमाएंगे। अब जब हम घुमाएंगे तो याद, एक चीज याद रखना, जब कोई भी चीज घूमता है रोटेशनल मोशन, तो बॉडी का, राइट ना, जब कोई भी बॉडी रोटेशनल कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन, राइट ना, रोटेशनल मोशन करेगा तो एक चीज याद रखना, उसका बॉडी का जो है लीनियर वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज होगा। लीनियर वेलोसिटी क्या होगा बेटा, लीनियर वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज होगा, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी का मतलब v। बट अगर बॉडी का, राइट ना, बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी बेटा, एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा, ओमेगा क्या रहेगा बेटा, ओमेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा,
राइट ना। बट ये भी चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये भी चीज किसी किसी पे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, राइट ना। किस किस के फैक्टर पे डिपेंड करता है कि हाँ मास कितना बड़ा है, मास अगर यूनिफॉर्म होना चाहिए। हमेशा याद रखना रोटेशनल बॉडी के लिए अगर आपने एक्सिस को फिक्स किया है, एक्सिस को अगर एक जगह फिक्स किया है तो उसके मासेस सेम होने चाहिए। अगर मासेस अलग अलग होंगे तो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं होगा और वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा चीज रोटेशनल मोशन में आपको ये याद रखना है कि जो भी आर है, जो भी पोजीशन वेक्टर आर है, should always be perpendicular, should always be perpendicular to the axis of rotation, to the axis of rotation। जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, जैसे ये परफॉर्म कर रहा है ओमेगा, सो एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ, राइट ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ ये कैसा होना चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ ना बोल दो, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को कल भी थोड़ा सा शायद बताया था, सर्कुलर मोशन में भी रोटेशनल थोड़ा सा कवर किया था। अब आप लोगों को पता है कोई भी चीज, कोई भी बॉडी अगर वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, अगर वो क्लॉकवाइज घूमता है, राइट ना, ये कैसा घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी घूम रहा है तो उसका जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, राइट ना, ऊपर की तरफ होगा। अगर वो कैसा घूम रहा है, अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर होगा बेटा, ठीक है ना। हम्म, चलो नेक्स्ट आप लोगों को कुछ टॉपिक्स जो है इसमें हमेशा के लिए याद रखने हैं, ठीक है। जो हमने पिछले इसमें मैंने करवा दिया था, फिर भी एक बार आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि याद है नहीं, वैसे तो अभी रिवीजन हो ही गया होगा आप लोगों का। कि सबसे पहले जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो आप लोगों को पता है, डिस्प्लेसमेंट से शुरू करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को पता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे डिनोट किया था, थीटा या डेल थीटा। अगर चेंज होता है तो डेल थीटा, अगर नहीं होता है चेंज तो सिर्फ और सिर्फ थीटा, राइट ना, सिर्फ और सिर्फ थीटा। तो डेल थीटा क्या होता है, डेल थीटा इक्वल्स टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 होता है। ये आप लोगों का क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी बेटा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हमने किससे डिनोट किया था, बोलो जल्दी, हमने डिनोट किया था ओमेगा बार से या ओमेगा से, राइट ना। अब इसका, इसके लिए हमने क्या लिखा था, आप लोगों को याद है, इसके लिए हमने क्या लिखा था, अगर आप लोगों के पास दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो उसके लिए ओमेगा क्या निकलता है, थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन T2 माइनस T1, अपॉन T2 माइनस T1, या T अगर आप लोगों का एक पर्टिकुलर टाइम है तो एक टाइम के लिए, राइट। और अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, वो तो आप लोगों को पता ही है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अगर आप लोगों को निकालना है, मतलब ओमेगा बार इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, ओमेगा बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, ठीक है, डेल थीटा बाय डेल टी। सो इसमें क्या हो जाएगा फिर, ओमेगा डी थीटा बार बाय डी टी हो जाएगा, राइट ना। ये तो आप लोगों बेसिकली हमने पढ़े ही थे, कल भी पढ़े थे अपन ने, वही चीज है, ठीक है। सो इसको इंस्टेंटेनियस, और ये अगर आप लोगों के पास दो वेलोसिटी है और ये है डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या देखेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। एक बार पूरा फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोट करते हैं हम किससे, एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं हम अल्फा से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, अल्फा से डिनोट करते हैं, राइट ना। क्या होता है, ठीक है। सो सबसे पहले इसका क्या निकलता है, आपका एवरेज, राइट ना, अल्फा एवरेज। अगर आप लोगों के पास दो वेलोसिटीज दिए हैं, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1, सो इसका एवरेज निकलता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़े थे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिनियर के लिए, तो वैसे ही चीज है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप लोगों को इंस्टेंटेनियस निकालना है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन,
ठीक है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। सो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए आप लोग क्या करोगे बेटा, आप लोग बोलोगे कि सर ये जो अल्फा है, अल्फा में लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 ओमेगा डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। सो ये बन जाएगा क्या सर, डी ओमेगा बाय डी टी। मतलब आप लोगों को क्या मिला बेटा, कुछ वही चीज हमने जो कल सॉल्व किए थे। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, आगे हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी टी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लोगों को पता है क्या लिख सकते हैं इसको, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो तीन फॉर्मूला, तीन टाइप से हम लिख सकते हैं, तीनों टाइप आप लोग याद रखना, ये भी है और ये भी है। ठीक है, और ये भी है। ठीक है, ये तीनों आप लोगों को फॉर्मूलास याद रखने हैं। सो नेक्स्ट इज अवर व्हाट, जिसको हम बोलते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी लीनियर काइनेमेटिक्स और रोटेशनल काइनेमेटिक्स के बीच का एक छोटा सा डिफरेंस, राइट ना, एक छोटा सा डिफरेंस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एनालॉजी बिटवीन रोटेशनल काइनेमेटिक्स, एंड लीनियर काइनेमेटिक्स। ठीक है, दोनों के बीच में एनालॉजी, यानी दोनों चीज को आप लोगों को समझना है, दोनों चीज को क्या करना है, आप लोगों को समझना है। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं, हेडिंग डाल सकते हो आप लोग, यहाँ पे लिख दो क्वांटिटी, यहाँ पे देख दो लीनियर, और यहाँ पे देख लो रोटेशनल। इसे तीन टेबल बना दो। ठीक है, क्वांटिटी में यह है सपोज पोजीशन, पोजीशन का क्वांटिटी। पोजीशन क्या होता है इसका, पोजीशन होता है, काम करते हैं अलग अलग बढ़िया। सबसे पहले होता है पोजीशन, पोजीशन को हम लीनियर में एक्स से डिनोट करते हैं, बट इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को आप यहाँ पे डेल एक्स और डेल थीटा, ठीक है, चेंज हो रहा है इसीलिए पोजीशन चेंज हो रहा है, इसीलिए हमने उसको डेल एक्स पकड़ लिए। उसके बाद हम तीसरा लिखेंगे वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ, एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन में हम क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, या फिर v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a डी टी प्लस सी, या फिर x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी प्लस सी डैश। ठीक है, ये कैसा आता है, ये हमने प्रूफ किए थे। ठीक है, इंटीग्रेशन डेरिवेशन में। और इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, या फिर थीटा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी प्लस सी, या थीटा नहीं, डी यानी ओमेगा, थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा टी प्लस सी। ठीक है, सो ये था एक्सेलरेशन के लिए, राइट ना, पोजीशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को बेटा देखेंगे, राइट, हेडिंग में डाल दो यहाँ पे फिफ्थ, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स भी आप जिसको बोल सकते हो, जो भी आप लोग को अच्छा लगे, काइनेमेटिक्स। तो आप लोगों को पता है इसमें फर्स्ट v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी लिख सकता हूँ। सेकंड, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और थर्ड, यूज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू एस, या वी स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax भी लिख सकते हो, राइट ना। जब इसको सॉल्व करूंगा क्या क्या निकलेगा, यहाँ पे जब मैं लिखने जाऊंगा ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट प्लस ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और यहाँ पे निकलेगा आपका
ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ